ठीक है। यस सर। तो देखिए अब ये आ गया आपका y इंटू एक्स रेज पावर y माइनस 1 माइनस ऑफ दिस। डिफरेंशिएशन को समझ गए। पहले में x वेरिएबल था और y कांस्टेंट है ना, y कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, तो nx n माइनस 1 पहले वाला डिफरेंशिएशन ये इस तरह का। दूसरे में बेस कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, इसलिए बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, तो y रेज पावर x का डिफरेंशिएशन इस तरह से हमने कर लिया। और जब दोनों ही वेरिएबल है तो बारी बारी से एक को कांस्टेंट मान करके दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ गया। अब जहां जहां x दिखता है वहां पर y डाल दीजिए, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू जिसे अप्रोच करता है उसके टर्म में होता है। x y को अप्रोच करता है तो लिमिटिंग वैल्यू y के टर्म में, y x को अप्रोच करता है तो लिमिटिंग वैल्यू x के टर्म में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जहां जहां x है वहां पर y डाल दीजिए, तो y और इंटू y रेज पावर y माइनस 1 माइनस y रेज टू द पावर y log y डिवाइडेड बाय y और इंटू y रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस y रेज टू द पावर y log y। ठीक है, तो देखिए सब जगह से y रेज पावर y तो कॉमन आ रखा, कैंसिल हो रहा है, तो 1 माइनस log y और अपॉन 1 प्लस log, ये भी लिख सकते हैं। 1 को आप लिख सकते हैं ln e और ये ln y अपॉन ln e एंड प्लस ln y। क्या गया, तो इसको लिखा सकता है ln e और अपॉन y डिवाइडेड बाय ln e और इंटू y। आ गया, समझ गए। अब जरा देखिए, अब चेंज ऑफ बेस का ये रूल जो हमने सीखा था, log a टू द बेस b तो क्या लिख लेते हैं, log a टू द बेस k और अपॉन log b टू द बेस k। तो ऐसा हो तो क्लब भी कर सकते हैं आप, इसको लिखा सकते हैं log e अपॉन y टू द बेस e इंटू y, e रेज टू द पावर नहीं है, e इंटू y, ये भी लिख सकते हैं। तो बाय द वे लॉग पूछना चाहा तो इसमें लॉग पूछ लेगा। दूसरा आंसर इसका हो सकता है जैसे 1 माइनस टेन थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इस फॉर्म में इसको लिख ले, तो आप इसे लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, वेयर टेन थीटा इज log y या थीटा इज टेन इनवर्स log y, ये लिख देगा। समझ गया, तो आंसर आप देना है अपने मन में, आप जिस तरह से जिस फॉर्म में लाना चाहें उस फॉर्म में ला सकता है। तो एक था वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, ये भी पूछ दिया करता है। एल'हॉस्पिटल रूल का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और जो बताना था, जैसे कई बार सैंडविच थ्योरम का यूज करता है, लेकिन आप उसको बाईपास भी कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी, ये दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 स्क्वायर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 स्क्वायर एक्स, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। ऐसे ही कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई n क्यूब। इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहता है निकालने के लिए, बॉक्स इज GIF। ठीक है, तो प्रॉपर तरीका इसका क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। इसका डेफिनेशन ही होता है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, है ना। इसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर, कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जो x या x से छोटे इंटीजर की लिस्ट में आता हो, x या x से छोटे इंटीजर की लिस्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, x, जब x खुद इंटीजर हो जाए, क्योंकि लिस्ट जो आप तैयार कर रहे हैं x या x से छोटे इंटीजर की, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। और दूसरी बात कि इसकी वैल्यू हमेशा x माइनस 1 से ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और x में कितने का डिफरेंस होता है, 1 से भी कम का, जिसको कि फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 इज 2,
तो x 2.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? 0.5 का। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 ये लिखे, तो 2, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? 0.99 का। अब बढ़ते बढ़ते भाई जो आप 1 लाने की कोशिश में क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 लिख डालेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इज 3, तो दोनों में कुछ डिफरेंस ही नहीं है, 0 हो गया। तो आप x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x मैक्सिमम डिफरेंस जो ला सकते हैं वो इसी ऑर्डर का 0.99999, इट कैन नेवर बी 1, जिसको कि फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए x -1 से इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी। ये एक इनइक्वालिटी है जो हर x के लिए सही होगी। ठीक है, हर ऐसे नंबर के लिए जिस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेट हुआ उसके लिए सही। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, इसका जनरल टर्म ले लेता हूँ r²x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर r²x को कह सकते हैं इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू r²x by definition of greatest integer, and it has to be more than r²x -1 होगा। इसी डेफिनेशन का मैंने सहारा लिया है ना, इसको मैंने यूज किया है। अब सिग्मा ऑपरेट कर दीजिए। सिग्मा r वेरीज फ्रॉम, ये सारे नंबर के लिए वैलिड है, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, r²x -1 is less than sigma greatest integer r²x, r varies from 1 to n, ये पूरा न्यूमरेटर आपका आ जाएगा लिमिट का, is less than or equal to sigma r²x, r varies from 1 to n। हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, x सिग्मा r², r varies from 1 to n माइनस सिग्मा 1 r varies from 1 to n is less than sigma r varies from 1 to n, greatest integer of r²x is less than or equal to x times sigma r², r varies from 1 to n। अब इसको जरा देखिए, ये x इंटू 1² 2² से लेकर के n² तक का सम, ये कितना हो जाएगा? n n+1 दोनों का सम डिवाइडेड बाई 6 माइनस ऑफ 1 1 1 n टाइम्स ऐड होगा तो n is less than sigma greatest integer r²x, r varies from 1 to n is less than or equal to x और into n n+1 दोनों का सम 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? n³ से डिवाइड कर देते हैं टू गेट द लिमिट। इस पूरे को n³ से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि n³ एक पॉजिटिव नंबर है, बट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। इनइक्वालिटी में किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। अब क्या करते हैं? पूरे में लिमिट लगा दिए, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज। अब सैंडविच थ्योरम का कहना क्या था कि कोई फंक्शन दो बाउंड्री के बीच में सैंडविच हो, फंसा हुआ हो, दो लिमिट, दो बाउंड्री फंक्शन के बीच में रहता हो और दोनों बाउंड्री फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू खुदा न खास्ते सेम आ जाए, तो बीच में जो सैंडविच फंक्शन है, दबा हुआ फंक्शन है, उसकी भी लिमिटिंग वैल्यू वही होगी, मजबूरन उसकी वैल्यू वही होनी होगी, उसके बाहर जा ही नहीं सकता हो। ठीक है, अब चलिए लेफ्ट और राइट बाउंड्री पर जो फंक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेता हूं, देखता हूं क्या है। जैसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और n प्रोडक्ट में है, इसीलिए क्या करेंगे? n के मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दिए, तो n³ से सबको डिवाइड कर दिया। तो पहला तो आ गया आपका 1 + 1/n, 2 + 1/n और एक n बाहर में था वो खुद ही कैंसिल हो गया, -1/, ये x/6 इसके साथ में होता है ना, बाहर में नहीं है ना, सबके साथ कॉमन नहीं है, इसके साथ है, पहले वाले फैक्टर के साथ x/6 यहीं पर है और -1/n²। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई x/6 और इंटू 2 मतलब x/3। राइट हैंड में देखा और 1/n², n अप्रोचेज इन्फिनिटी इज 0, ये तो 0 ही हो गया, -0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट ही तो है,
इसको तो आप खूब आराम से लिख सकते हैं, x/6 लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 + 1/n पहला ब्रैकेट, 2 + 1/n दूसरा ब्रैकेट, और n वाज अप्रोचिंग इंफिनिटी, x/6 और इंटू 2, ये x/3 हो गया। तो बाउंड्री फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू x/3 है, तो इसीलिए इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, x/3 पूरा। ठीक है, x/3 आ गया। अब जरा देखिए, अब मान लीजिए ऐसी लिमिट है ना, और इसमें सीधा x के टर्म में वैल्यू है x/3, ठीक है, और हमें मालूम है कि x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर के टर्म में ही वैल्यू देता है ना, सीधा सीधा एम्बिगुअस कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो जब सारे x के लिए वैलिड है तो x इंटीजर होता होगा, उसके लिए भी वैलिड होगा ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1² x, इफ 1² x इज इंटीजर इज 1² x, सीधा हटेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इज 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब ही नहीं है। कम ज्यादा होता है तब देखते हैं कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, इंटीजर से कम ज्यादा हो तब क्या लिखना है नहीं लिखना है वो सोचना है। लेकिन जब इंटीजर है और सबके लिए है तो इंटीजर के लिए भी होगा, हटा दीजिए उसको, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो 1² x + 2² x + 3² x + n² x आया था, उसमें से x कॉमन ले लेते, यही लिमिट आया थी, यही वाली, तो लिमिटिंग वैल्यू यही आ जाएगी। ऐसा भी होता है कई बार रहता, तो हम खुद कॉम्प्लिकेटेड नेट में फंसते जाते हैं, या बुक्स वगैरह में कुछ ऐसे ही फंसा करके दे देता है, तो हम उसके नेट में फंसे रहते हैं। उससे अलग रहना है, खुला सोचना है कि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब लगभग वैल्यू क्या आ रही है नहीं आ रही है ना, वो हमें देख करके बता, ठीक है, देख करके भी बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए दे दिया इस तरह का, लिमिट x अप्रोचेज से इंफिनिटी x⁻⁴ n और अपॉन e⁻⁴x, n इज नेचुरल नंबर, ठीक। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहता है, बताओ। अब नेचुरल नंबर में क्या है नहीं दिया है, लेकिन इसको जब तक आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे, या n नेचुरल नंबर भी नहीं, n कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर भी नहीं सही, तो नेचुरल नंबर है तो कभी न कभी ये डिफरेंशिएट होने के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर बार डिफरेंशिएट होने के बाद एक एक पावर कम होती जाती है, एलोस्टर लगाएंगे तो nx n-1 और अपॉन e⁻⁴x, है ना, एक कम हो गया पावर, 2 बार करेंगे 2 बार 2 कम हो जाएगा, n बार करेंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर e⁻⁴x था, है और रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, स्टेज 1, जब when n is natural number, if n is any positive number, ठीक है, n is any positive number, then sometime or the other power of x raised after differentiation has to be negative, has to be negative। जैसे मान ली n होता 3.4, तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब तक x के पावर में पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 3 तक माइनस होगा, 0.4 रहेगा। चौथी बार जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे पावर विल बी -0.6 एंड नाउ ऑनवर्ड द पावर विल बी नेगेटिव, है ना। और जैसे ही x के पावर में नेगेटिव नंबर आया, डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो x रेज पर वही पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, एंड x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, और e⁻⁴x was already infinite as x approaches infinity, तो कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट नंबर हैज टू अप्रोच 0। तो इस तरह से इस प्रोसेस को जब आप रिपीट करते जाएंगे तो फाइनली लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी उसमें लिखेंगे आप लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी सम कांस्टेंट नंबर और अपॉन e⁻⁴x इफ n इज नेचुरल नंबर, और इफ n इज एनी पॉजिटिव नंबर तो x के पावर में भी कुछ यहाँ पर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दिस विल अप्रोच 0 एज x अप्रोचेज इंफिनिटी। समझ गए, n ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो तो x⁻n अपॉन e⁻⁴x, x अप्रोचेज इंफिनिटी इज 0। क्यों, तो e⁻⁴x चेंज नहीं होगा और x⁻n का पावर कम होते 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 या तो खत्म हो जाना है या नहीं तो पहली बार नेगेटिव आना है। जैसे पहली बार नेगेटिव आया तो उस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी, तब इंडिटरमिनेट रहेगा नहीं तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे। समझ गए, तो ये सब कुछ चीज जो है ये सोचने समझने वाली चीज है, जिसमें कि आपको थोड़ा ठहर करके सोचना है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नेट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ठहराव चाहिए, थोड़ा ठहराव चाहिए। जैसे वही था आपका एक x² और ये था -log 4 + x², इसकी वैल्यू ऐसे आप इन्फिनिटी कह सकते हैं। कैसे, तो देखिए y = x² एक पैराबोलिक फंक्शन है, ऐसा है ना, यहीं से देख रहे हैं ऊपर उठ रहा है,
और लॉग को प्लॉट करेंगे, है ना, लॉग को प्लॉट करेंगे तो देखिए x 0 रखें तो log 4, है ना, 0 पर इसकी वैल्यू log 4 इज समवेयर हियर। अब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो log 4 प्लस एक्स स्क्वायर जो है आराम से बढ़ता है, ये उतना तूफान नहीं मचाया रहता है। लॉग का ग्राफ कुछ इस तरह का फ्लैट होता है और ये तो यहीं से तूफान उठाया रहता है, बीच में ही कहीं ना कहीं ये कट कर देगा log 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y इक्वल टू एक्स का ऊपर निकल गया और ये आराम से ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक, लेकिन बहुत आराम से जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है शुरू में ही ज्यादा दिखता है, इन्फिनिटी पर जाएंगे तो उसको भी, इसके वैल्यू को भी इन्फिनिटी कहेंगे, उसको भी इन्फिनिटी कहेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का इन्फिनिटी इसके इन्फिनिटी के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होगा, इसीलिए डिफरेंस की लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। समझ गए? ऐसे x माइनस लॉग एक्स पूछे वो भी इनफाइनाइट होगा एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, हो जाएगा ऐसा। चलिए आज कंटिन्यूटी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते है ना। तो लिमिट का ही एक्सटेंशन है ये कंटिन्यूटी, और इसका एक्सटेंशन डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए कहते हैं कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to a, then left hand limit is equal to right hand limit, है ना, is equal to value of function at a, ये तीन इक्वल होना चाहिए तब जाकर के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेज a माइनस एफ एक्स या लिमिट h अप्रोचेज 0 f a माइनस h, है ना, ये दोनों होता है। यार h इज पॉजिटिव तभी ये a से जस्ट लेस नंबर होगा। RHL को कहते हैं आप लिमिट x अप्रोचेज a प्लस एफ एक्स जस्ट मोर देन a के लिए a प्लस लिखते हैं, या लिमिट h अप्रोचेज 0 f a प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। और ये दोनों इक्वल तो हो ही और साथ साथ एफ ए के बराबर आ जाए, इसका मतलब फंक्शन विल सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। ठीक है, ये तीन इक्वल आ जाए तो दो तो हमने किया ही है लिमिट के लिए, अब तीसरा भी आ जाए मैदान में, तो अब तीसरा इक्वल हो जाए। अब एक एक्स्ट्रा काम आपको करना ही है, यहाँ पर नजर रखनी है उस पॉइंट पर की वैल्यू लिमिटिव वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर दे तो इसका मतलब कंटिन्यूअस, नहीं करे तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस, लेकिन पहले लिमिट शुड एग्जिस्ट। If limit does not exist, then there is no question of its continuity. Continuity के बारे में सोचना बंद कर देते हो आप। ठीक, तब चलिए जरा कंटिन्यूटी से पहले थोड़ा डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी तो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, कब कैसे क्या सोचना है हमें। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले इसमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में आप दो तरह की डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं, और फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती कब है, तो इफ LHL एंड RHL आर फाइनाइट, ठीक है, बट fx इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, देन such discontinuity is of first kind. Such discontinuity is of first kind. समझ गए कि LHL और RHL फाइनाइट हो, लेकिन फाइनाइट होने के बाद भी ये डिसकंटिन्यूअस है, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। अब इसकी दो वैरायटी है। फर्स्ट, इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी,
रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी में क्या होता है कि LHL और RHL बराबर, इफ LHL इज इक्वल टू RHL, है ना, दोनों फाइनाइट तो था ही, इक्वल भी निकला, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, but this limiting value is not equal to fa, value of function at that point, then such discontinuity, if it discontinuous हुआ, but such discontinuity can be removed by redefining f, and एक पॉइंट पर सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है, by redefining f। ठीक है, सिर्फ एक a पर फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दें तो फंक्शन कैन बी मेड कंटिन्यूअस, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। जैसे आपको दे दिया है fx इज से fx कहता है आपको कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 if x is not 1 and is 1 if x is 1, ये डेफिनेशन दे दिया। अब जरा देखिए, एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई भी निकालना, लिमिट x अप्रोचेज 1 निकाले, आप इसके लिए यही डेफिनेशन यूज करेंगे, नॉट 1 मतलब 1 माइनस h के लिए भी यही होगा और 1 प्लस h के लिए भी यही होगा। x जब 1 के करीब में हो, 1 नहीं हो, आपको ये डेफिनेशन यूज करना है ना, क्योंकि x इज नॉट 1। तो LHL और RHL दोनों इक्वल आएगा और दोनों इसके बराबर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज 1, x प्लस 1, x माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x इज नॉट 1, x माइनस 1 इज नॉट 0, अप्रोचिंग 0 है, उसको कैंसिल करके और फिर बाकी बचे हुए में x के ऊपर 1 डाल देते हैं, इसकी लगभग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 2 हो जाएगी, तो लिमिटिंग वैल्यू इज 2। बट f1 x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, तो लिमिट एग्जिस्ट, LHL is equal to RHL and that value is 2, but that value is not supported by value of function at the point। समझ गया? तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इफ FA is 2, F1 को 2 डिफाइन कर दें, 1 पर फंक्शन की वैल्यू को 2 डिफाइन कर दें, then fx will be continuous at x equal to, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए कि डिस्क्रीट पॉइंट पर या पॉइंट्स पर, वो पॉइंट एक हो सकता है या अनेक हो सकता है, वहां पर फंक्शन को रीडिफाइन करने से फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एंड दिस इज ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑब्वियसली, है ना, कि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद की बात होती है कि इक्वल है ना, और तब जा करके ये देखते हैं कि ए पर उसकी वैल्यू है कि जो भी है वो सपोर्टिव है कि नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है कि नहीं है तो कंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगा, लेकिन नहीं है तो इसीलिए डिसकंटिन्यूटी आई, और उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करके, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दें तो फंक्शन कैन बी मेड कंटिन्यूअस। हो गया सेकंड, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी। अब नाम से ही क्लियर है, ये कब होता है, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड में ही जंप हो। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, then such discontinuity arises।
दोनों फाइनाइट तो था लेकिन दोनों इक्वल नहीं, आपस में ही तालमेल नहीं। आगे उस पॉइंट पर वैल्यू है कि नहीं है, क्या है नहीं है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही खत्म हो जाती है। देन सच डिसकंटिन्यूटी अराइज। ठीक है। एंड जंप इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड। इसको जंप कहते हैं। लेफ्ट हैंड में कुछ और था, ज्यादा था, राइट हैंड में आते ही धड़ाम से गिरा, है ना, सडन फॉल। या लेफ्ट हैंड में कम वैल्यू है, जैसे ही राइट में गया सडन राइज ज्यादा होगी, तो इसको जंप कहते हैं। दोनों के बीच का जो गैप है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बीच का, उसको कहते हैं जंप। तो इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी का नाम भी रखा गया है जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। जैसे आपको दे दिया एफ एक्स इज एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कहता है एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन। ठीक है। दैट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 एक्स इक्वल टू 0 पर, 1 पर 0 पर डेफिनेशन चेंज हुआ है ना, जहां पर डेफिनेशन चेंज हुआ वहीं पर देखते हैं 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए नीचे वाला डेफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पर अपना माइनस एच है, माइनस एच माइनस 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए एक्स इक्वल टू 0 पर ही, RHL विल बी लिमिट h अप्रोचेज 0 f0 प्लस h। दिखा सकता है लिमिट h अप्रोचेज 0। ठीक है, 0 प्लस h इज जस्ट मोर देन 0। अब जस्ट मोर देन 0 है, ऊपर वाले में रखिए, इसको लिख सकते हैं h प्लस 1, और चूंकि h अप्रोचेज 0 तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 1, RHL इज 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, है ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जंप इज डिफरेंस इन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड। तो 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए फंक्शन है किस तरह का, इसको प्लॉट करते हैं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है ये वाली लाइन, y इक्वल टू एक्स प्लस, y इज एफ एक्स, और ये आपका x है, ये आपका y इक्वल टू एक्स माइनस, है ना, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू है -1, और 0 पर और 0 के जस्ट राइट साइड में वैल्यू 1 के करीब 0 पर। यही आपका जंप है, इतना बड़ा गैप, है ना, इसको जंप कहते हैं, इस गैप को जंप कहते हैं, जंप इज। ठीक है, जंप इज। तो और इसीलिए इस डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी दो तरह की होती है। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी ये दो तरह की होगी। एक तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन पॉइंट पर की वैल्यू उसके सपोर्टिव नहीं है, तो उस पॉइंट पर की वैल्यू उससे अलग है। उसको रीडिफाइन कर ले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जा सकता है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं आप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरी वैरायटी है जिसमें जंप डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? तो देयर इज सडन जंप इन द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक पहुंचने के लिए सडन जंप करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। और जंप को डिफाइन किया जाता है डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड, इसको कहते हैं जंप। समझ गए? तो ये हो गई कहानी इसकी फर्स्ट काइंड की। और जैसे ही फर्स्ट काइंड है तो इसका तो सेकंड काइंड भी जरूर होता होगा, है ना। जैसे ही फर्स्ट हुआ
तो सेकंड जरूर होता होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है तो सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सेकंड कम से कम जरूर होगा, थर्ड हो या नहीं हो, है ना। तो नंबरिंग जैसे ही शुरू हुई तो सेकंड भी कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड का है, सेकंड का है, ठीक है। इसके लिए दो रिक्वायरमेंट कि इफ at least one of the two one-sided limits, one-sided limits मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड, one-sided limits is either infinite or non-existent, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इनफाइनाइट है तो लिमिटिंग वैल्यू कैन बी इनफाइनाइट, उसको नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कहते। नहीं एग्जिस्ट का मतलब नहीं एग्जिस्ट, जैसे sin x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस नॉन एग्जिस्टेंट, बताता हूँ अभी। तो इन दोनों में से कोई भी एक, या तो कोई भी वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कम एक, या तो इनफाइनाइट हो जाए या वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो सच डिसकंटिन्यूटी अराइजेस, देन such discontinuity arises, ठीक है। and it is always non-removable, it is always non-removable in nature। इसको कभी हटाया ही नहीं जा सकता। समझ गए? जैसे देखिए, मान लीजिए फंक्शन दे दिया आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सबसे सिंपलेस्ट, इफ एक्स इज नॉट 0, और कहता है के एट एक्स इक्वल टू 0, और आपसे सवाल करें कि फाइंड के सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसा क्वेश्चन पूछा करता है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहां देखिए लिमिट निकाले, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू एक से ही आ जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, चाहे आप 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें या नेगेटिव साइड से अप्रोच करें, दोनों हालत में इसकी लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। जस्ट लेस देन 0 होता, उसका भी स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता, और मोर देन 0 है तो अच्छी बात है, उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड विल अप्रोच प्लस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी लिमिटिंग वैल्यू होगा। अब दोनों साइड में वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट है। अब किसी पॉइंट पर वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इंफिनिटी इज ऑलवेज लिमिटिंग वैल्यू, इट कैन ऑलवेज बी अप्रोच, इट कैन नेवर बी अटेन्ड, है ना। तो अब यहाँ पर ये नहीं कहना कि इक्वल टू इंफिनिटी, हो सकता है ऑप्शन में एक दे दे, ऑप्शन में एक दे देगा इंफिनिटी, लेकिन हाथ नहीं लगाना है उसको, because infinity is limiting value and you are going to report the value of function at x equal to 0, मतलब लगभग वाली बात नहीं है, 0 पर क्या वैल्यू है वो। तो इसीलिए no k can make such function continuous, no k can make fx continuous at x equal to 0। समझ गए कि continuity का मतलब होता है कि while drawing graph of the function one need not remove pen from the paper, तो उसको continuous कहते हैं। जैसे इस fx का प्लॉट करते, fx का ग्राफ प्लॉट करते, ये कुछ इस तरह का हो, x नॉन जीरो के लिए ये as x approaches infinity या माइनस इंफिनिटी, y will approach 0, है ना, and as x approaches 0 from positive side और negative side, y will shoot to infinity, ये है। अब ये कभी ऐसा होता कि कहीं से मुड़ करके फिर से दोबारा कॉन्टिन्यूअस आ जाए, बन जाए, तब तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन कभी ऐसा संभव नहीं है कि y एक्सिस के करीब में जाएगा लेकिन कभी y एक्सिस पर नहीं आ सकता, है ना। और 0 पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना, 0 पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो असाइन करें तो इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस बना, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी का कोई और छोर है ही नहीं।
इसलिए सच फंक्शन कैन नेवर बी कंटिन्यूअस इवन इफ वन साइडेड लिमिट इज इनफिनिट। यहाँ तो लिमिट इक्वल भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इनफाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिटिंग वैल्यू इज इनफाइनाइट, बट द फंक्शन कैन नॉट बी मेड कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि हमें 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी करना होगा, जो हम कर नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया ही नहीं जा सकता। हो गया, समझ गया। और नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब ये होता है, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस, कभी पार्ट ऑफ फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया, साइन एक्स और अपॉन बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कभी लगभग में बात करता ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर की पक्का वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स विल अप्रोच 0 बट डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे फंक्शन का 0 पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, समझ गया। तो इसीलिए ऐसा केस हो या नहीं तो लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये दो केस में कहेंगे कि फंक्शन कैन नेवर बी मेड कंटिन्यूअस एंड such discontinuity arises is discontinuity of second kind। ठीक है। थर्ड देखिए, अब एक जो डिस्कंटिन्यूटी है इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी मतलब कभी हाँ कभी ना। ये कब होगा, जैसे आपको दे दिया एफ एक्स इज साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट 0 और 0 एट एक्स इक्वल टू, समझ गए, ऐसा फंक्शन। अब इसमें एक्स इक्वल टू 0 पर आप लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस एच, इसको लिख डालेंगे आप लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, इसको लिखा सकता है माइनस ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस 0 साइन 1 अपॉन एच। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ -1 और 1 के बीच में हो, लेकिन हमें मालूम नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते इसकी तरह की है ही नहीं, है ना, डिफाइंड ही नहीं है डिफाइंड। इसकी वैल्यू साइन का एंगल कुछ भी हो जाए, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ 0 प्लस एच, फिर 0 प्लस एच इज नॉट 0, इसी से डेफिनेशन लेंगे। नॉन जीरो कोई भी एक्स होगा तो उसके लिए डेफिनेशन पहले वाले से ही लेना है, एच अप्रोचेस 0 साइन 1 अपॉन एच। अब जरा देखिए, इफ साइन 1 अपॉन एच इज 0 विच इज पॉसिबल, इसको नकारा नहीं जा सकता है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो 0 है बराबर हो जाएगा, तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, इन सच केस एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हो ही। इफ साइन 1 अपॉन एच इज नॉट 0, इट कैन बी एनीथिंग in between -1 and 1, why it will be 0, then discontinuous। समझ गया, तो इसीलिए इस डिस्कंटिन्यूटी को कहते हैं ऑसिलेटिंग डिस्कंटिन्यूटी, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन 0 पर वैल्यू, बाय द वे इसी एफ एक्स की वैल्यू 0 पर कुछ और डिफाइन कर दिया, जैसे हाफ कह दिया, इफ एक्स इज 0